पीटीआई से मुज़ाकरात करने हैं या पाबंदी लगानी है, इसको दहशतगर्द जमात करार दिलवाना है या इसकी सियासी ताकत को तस्लीम करना है। हुकूमत कंफ्यूज नहीं है बल्कि शदीद कंफ्यूज नजर आती है। एक हफ्ता पहले विफाकी वजीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐलान करते हैं कि हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का फैसला कर लिया है, इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड ले लिया गया है। लेकिन फिर वक्त गुजरता है तो न सिर्फ इत्तेहादी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं बल्कि पार्टी के अंदर से भी इस फैसले के खिलाफ आवाजें उठने लगती हैं। लेकिन आज अचानक विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर देते हैं। हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं। आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। इस पेशकश को चंद ही घंटे गुजरते हैं कि समा के प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ये दावा करते हैं कि हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ सबूत जमा कर लिए हैं, जल्द उन्हें अदालतों में पेश कर दिया जाएगा। एक भी केस साबित नहीं कर सके आप। बिल्कुल ठीक है, वो नलायकी है, वो नलायकी है। लेकिन मैं आपको तो सही कह रहे हैं, नलायक हुकूमत है। सुने ना, नहीं सुने, ये एविडेंस सारा इकट्ठा हो गया सर। ये मैं आपको बताऊं, वो तो इस मुल्क दुश्मनी पे मबनी जितना एविडेंस है वो इकट्ठा हो गया है। वो हम अदालत में भी पेश करेंगे और अदालत में कौम के सामने भी रखेंगे। जब नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, ये भी बानी पीटीआई पर तनकीद के निश्तर चलाते हैं। बयान में कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुजूर अर्जियां गुजारने वाले इमरान खान बहादुर बने। अगर आसाब जवाब दे गए हैं तो पूरा सच भी उगल दें। एतराफ़ करें कि पीटीआई को फौज से उन्होंने लड़वाया। कहें कि अस्करी क़यादत की तकर्री रोकने के लिए पिंडी पर यलगार की। 9 मई को फौजी बगावत में साजिश की। बैरून मुल्क अपने इदारे के खिलाफ बसों पर इश्तिहारी मुहिम चलवाई। मान लें कि सब कुछ आपने किया है। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी फिर आते हैं और इस पर फौरी तौर पर रद्द अमल देते हैं और कहते हैं कि तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। आओ बेटो बर्बाद न करो, उलझाओ नहीं सुलझाओ बेटो मुज़ाकरात करो। ये बिल्कुल एक गैर पार्लिमानी तर्ज अमल है। इलेक्टेड होते तो इनका ऐसा रवैया ना होता। आज हमारे साथियों को उठाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। दूसरी तरफ कहते जी मुज़ाकरात करो। क्या मुज़ाकरात ऐसे होते हैं? इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनके साथ इस किस्म के लहजे और रवैये पे कोई इरादा नहीं है मुज़ाकरात करने का। तो नाज़रीन, पीटीआई ने हुकूमत की पेशकश को तो मुस्तरद कर दिया है, लेकिन आज मुसलसल तीसरा रोज है और मुसलसल तीसरे रोज अस्करी क़यादत को पैगाम भेजा जा रहा है कि वो न्यूट्रल हो जाएं। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही। अब सवाल नाज़रीन यहाँ पर ये कि क्या ये पैगामात काम करेंगे? क्या मुस्लिम लीग नून की परेशानी अक्टूबर ही नहीं बल्कि ये भी है कि कहीं तहरीक इंसाफ से हालात बेहतर ना हो जाए। इन हालात में पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर दिया है। बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ और बानी के खिलाफ पार्टी बन चुका है। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब वक्त आ चुका है। ये रेफरेंस बानी की हिदायत पर दायर किया गया है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि रेफरेंस में पीटीआई से इंतखाबी निशान छीनना, लेवल प्लेइंग फील्ड न देना, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर न करवाने के इल्ज़ामात शामिल हैं। रेफरेंस में इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तब्दीली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का हवाला भी दिया गया है। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के कुछ निकात भी शामिल किए गए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्लामी का महंगी बिजली और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ धरना ये दूसरे रोज़ भी आज जारी है। अमीर जमात इस्लामी ने वज़ीर इत्तलात की सरबराही में कायम मुज़ाकराती कमेटी को मुस्तरद किया है। हाफिज़ नईमुर रहमान कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदा है तो जो कारकुनान उनके गिरफ्तार किए हुए हैं उनको रिहा करें। मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार कमेटी बनाए। डी चौक जाना मसला नहीं है, जब चाहेंगे डी चौक पहुंच जाएंगे। अब हुकूमत इस सारे मामले पर क्या सोच रही है? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक दूसरी तरफ जमात इस्लामी है और एक तरफ इत्तेहादी भी हैं। तमाम लोग क्या सोच रहे हैं? बुखारी साहब, सबसे पहले तो सर ज़रा जमात इस्लामी के हवाले से बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं इनके मुतालबात को? 2 दिन से धरने पर हैं लेकिन अब तक बाकायदा मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं हुआ है। जो कमेटी बनाई गई थी, अता तारड़ साहब ने जिनका कहा था, वो उसको मान नहीं रहे हैं। शुक्रिया। गुजारिश है कि जमात इस्लामी जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए उन्होंने ये कॉल दी है
और ऑब्वियसली ये सिर्फ जमात का इशू नहीं है, पाकिस्तानी कौम इस पर परेशान ज़रूर है कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं इस पर परेशानी है, और इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आती है इसको भी एग्जामिन कर लिया जाए कि आज जहाँ इकॉनमी खड़ी है उसको इस मुकाम पे पहुँचाने वाले कौन है। जो 2018 में आए तो $24 बिलियन कर्ज था, एक्सटर्नल डेट जो था, और जब छोड़ के गए तो वो $45 बिलियन था, और उसका कोई अकाउंट फॉर भी नहीं है। और जितना कर्जा 70 सालों में लिया उसका इतना ही कर्जा इन्होंने अपने 3.5 सालों में ले लिया। बहरहाल ये बिल्कुल इशू जो है यूटिलिटी बिल्स का, इससे अवाम व नास परेशान है, और इससे गवर्नमेंट को अपने एफर्ट्स करने चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। और पर्टिकुलरली जब ये IPPs का इशू जो है इस पर बिज़नेस कम्युनिटी के भी बड़े कंसर्न्स हैं, तो जमात इस्लामी तो ये एहतजाज, क्योंकि उनकी कितनी सीटें हैं उनकी नेशनल असम्बली में, वो जब भी स्ट्रेंथ उन्होंने नेशनल असम्बली में ली वो अलायंस में आके ली, कभी एन के साथ अलायंस किया, कभी किसी और जमात से अलायंस किया, तो उनकी क़यादत भी अलायंस में आती रही। बहरहाल पॉलिटिकल एटीट्यूड तो यही होता है कि गुफ्तगू शनीद की जाए, उस पर मेरा ख्याल है कि इंटीरियर मिनिस्टर बुखारी साहब चलें, ये तो आप मान रहे हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि इस वक्त जो मुद्दा वो लेकर बैठे हुए हैं ये पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला है। बिजली के बिल्स के हवाले से बहुत बड़ा मसला है, इजाफी टैक्सेस के हवाले से भी लोग, ऑब्वियसली महंगाई बढ़ रही है तो लोग परेशान हैं। सर IPPs के हवाले से बताइए, ये रीनिगोशिएट होने की बात हो रही है, और साथ साथ क्या सर हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के भी हैं ये IPPs के प्रोजेक्ट? सर देखिए जी, वो जो डेटा है वो तो मीडिया पे शेयर किया जा रहा है, और उसको तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये किसका है और किसका नहीं है। लेकिन IPPs को रीविज़िट करने में तो कोई हर्ज नहीं है, और रीनेगोशिएट करने में भी कोई हर्ज नहीं है। और जैसे हम मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो अदारे जो नुकसान में जा रहे हैं या जिनका बोझ बराह रास्त पाकिस्तान के ख़जाने पे पड़ता है, तो उनको प्राइवेटाइज़ किया जाए। तो IPPs का इशू भी सिमिलर नज़र आता है कि उससे निगोशिएट होना चाहिए, और उसको बिल्कुल जो एग्रीमेंट्स हैं उनका मद्देनज़र रख के, और फिर जिन्होंने ऐसे एग्रीमेंट्स किए उनको भी तो सामने आना चाहिए, या उनको भी तो सामने लाना चाहिए कि एग्रीमेंट्स एक्सपायर हो गए तो रीनेगोशिएट करके तो एक्सटेंड क्यों किया गया। किन लोगों ने किए हैं सर ज्यादातर? कौम को पता चलने चाहिए। जी सर, वो फैक्ट ऑब्वियसली आप ही लोग बताएंगे ना, तो कौन लोग हैं सर वो? आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। बुखारी साहब, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि कौन है ज्यादातर वो लोग जिनके ये प्रोजेक्ट्स हैं IPPs के, या जिन्होंने मुआहदे किए हैं? सर देख रहे, ये डाटा मेरे पास तो नहीं है, जो गलत मुआहदों की आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास है। ये डाटा मेरे पास तो नहीं है स्ट्रेट अवे, मैंने भी तो मीडिया पे देखा है, और एक बिजनेस कम्युनिटी के लोग उसको लेके आए हैं, उसको भी चैलेंज भी करना चाहते हैं, तो लेट देम चैलेंज इट अप्रोप्रिएट फोरम पे, तो फिर उसकी डिटेल्स कौम के सामने आ जाएंगी। अभी तक तो गवर्नमेंट ने तो कोई इटसेल्फ को शेयर नहीं किया, और ये जो डाटा अभी और आप सही कह रहे हैं सर, ये कौम के सामने आने चाहिए, कौम को पता चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सही, बिल्कुल ठीक। सर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर ये हुकूमत की पॉलिसीज को तरतीब कौन दे रहा है? कुछ कह नहीं सकता जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर हम आगे बढ़ते हैं, ये बताइए सर हुकूमत की पॉलिसीज को, बिल्कुल ठीक सर, इस पर आपको पॉइंट आ गया। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हुकूमत की पॉलिसीज को इस वक्त कौन तरतीब दे रहा है सर? क्योंकि एक कंफ्यूजन नजर आ रही है मखसूस नशिस्तों का। सर जी प्लीज। वुड यू लेट मी टू कंप्लीट द अर्लियर इशू कि ये जो डाटा आ रहा है इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आई कांट कमेंट राइट नाउ। एक बात, क्योंकि ये अभी ऑफिशियली अनाउंस गवर्नमेंट की तरफ से हुआ नहीं, बिजनेस कम्युनिटी उसको अनाउंस कर रही है। जब बिजनेस कम्युनिटी कोर्ट में लेके जाना चाहती है
तो फिर वो ऑथेंटिक बात होगी कि जो उनके पास मटेरियल है कि वो कहाँ से कलेक्ट किया और फिर उनको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन ये रीविजिट करने में तो कोई हर्ज नहीं, गवर्नमेंट कैन रीनेगोशिएट विद देम। और जो कैपेसिटी चार्जेस का इशू है उसको भी री एग्जामिन करना चाहिए ताकि पब्लिक को रिलीफ मिल सके, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक हैज टू पे। ये जो है उसकी कैपेसिटी चार्जेस वो पब्लिक ही पे करती है, तो इस पर रिविजिट करने में तो कोई हर्ज नहीं है। जी नाउ यू कम टू योर नेक्स्ट। और सर बहैसियत पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि रीनिगोशिएट या रिविजिट हो सकते हैं, ये मुआहदे होने चाहिए? बिल्कुल देखना जी, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि अगर किसी एग्रीमेंट की वजह से पब्लिक एट लार्ज जो है वो प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करना, उसको सॉल्व करना तो बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब सर मैं अगले टॉपिक पे आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि इस वक्त जो है वो हुकूमत के हलकों में एक कन्फ्यूजन नज़र आती है। मखसूस नशस्तों का फैसला आता है, उसके बाद अता तारड़ साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पाबंदी की बात करते हैं, आर्टिकल 6 लगाने की बात करते हैं। फिर हम जब काबीना के मेंबरान से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे सामने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की गई, काबीना में वो इशू आना था लेकिन वो काबीना में नहीं आया। फिर आज हम देखते हैं मुसद्दिक मलिक साहब बात करते हैं, वो कहते हैं मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट देखते हैं, वो कहते हैं कि तो साजिशी अनासर है, ये बगावत की साजिशी है। तो सर ये पॉलिसीज कौन तरतीब दे रहा है जो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या कह रहा है? सर देखिए बात है, जब आप कन्फ्यूजन की बात करते हैं तो इस कन्फ्यूजन से कैसे निकला जा सकता है? इससे कन्फ्यूजन से निकला जा सकता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप बैठ के बात करे, लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी का कंडक्ट दे रखे माजी में और नेगोशिएशन पे वो बिलीव ही नहीं करती, और फिर उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। जनरल बाजवा ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, तो उन्होंने कहा जी जानवर न्यूट्रल होता है। आज वो कहते हैं मौजूदा आर्मी चीफ हो के आप न्यूट्रल हो जाएं। तो ये इनका मौक़िफ़ क्या है? ये इनकी मौक़िफ़ क्या है न्यूट्रलिटी के बारे में कि न्यूट्रल कौन है और किसको न्यूट्रल होना चाहिए? पहली बात तो ये। अभी अगर रीनेगोशिएट करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा है कि बात तो आप करते हैं आइन और कानून की बालादस्ती की, सिविलियन सुपरमेसी की। तो सिविलियन सुपरमेसी तो तब होती है कि जब सिविलियन लीडरशिप जो है वो बैठ के बात करे। एस्टेब्लिशमेंट सारी दुनिया में है, हर मुल्क में, हमारे मुल्क में भी है, और उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल सारी दुनिया में है। बात यह है कि आप बराह रास्त अगर एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे और फिर टारगेट करने के बाद आप अपना कंडक्ट देख लेना, 2022 ऑनवर्ड से लेके आज तक आपका कंडक्ट क्या है। इवन जो अपॉइंटमेंट थी नए आर्मी चीफ की, तो आप इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि नून हमारा झगड़ा चाहती है या जो गवर्नमेंट में बैठी हैं। झगड़ा तो आपने उस वक्त शुरू कर लिया था कि जब आप गवर्नमेंट में थे, आपको कंट्रोवर्सी शुरू होगी पीटीआई की तरफ से, कैसे उस पर मुहिम चलाई गई, बिल्कुल सर सामने। लेकिन बुखारी साहब मैं सवाल कर रही हूँ सर हुकूमती हलकों में कंफ्यूजन की। पीटीआई का तो हम कंडक्ट देखते हैं ना, वहां से एक तरफ एक बात होती है, जैसे कि आपने खुद न्यूट्रल का हवाला दे दिया, एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि अल्लाह ने न्यूट्रल रहने की इजाजत ही नहीं दी, दूसरी तरफ उनसे मुतालबा किया जाता है कि न्यूट्रल हो जाए, उनके तमाम लोग 2-3 दिन में आ जाते हैं सामने। लेकिन हुकूमत का कंडक्ट सर, एक तरफ पाबंदी लगाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि पाबंदी की तो हमसे कैबिनेट में कोई बात ही नहीं हुई। फिर मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि ये आए बैठ के बात करें, इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं ये साजिशी टोला है। तो सर हुकूमत का भी तो कंडक्ट समझ नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाहते हैं। आप दुरुस्त फरमा रही है कि आपकी ऑब्जर्वेशन है, पर इसका रिस्पॉन्ड करना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। मेरी जमात तो हुकूमत में नहीं है, हम अलायंस में जरूर हैं, हम उन्हें सपोर्ट जरूर करते हैं।